नमस्कार। एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक हमारा जो सेशन हो चुके हैं, पहले मैं उसको बताता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिकल सेशन में डे वन में हम लोग जो काम किया, उसमें हम लोगों ने एक पैकेट ट्रेसर के अंदर जितने भी डिवाइसें होते हैं उनको सिलेक्शन का काम किया। सिलेक्शन करने के बाद उन डिवाइसों को कैसे आपस में कनेक्ट किया जाता है, इस बारे में हम लोगों ने काम किया। उसके बाद जो पोर्ट्स होते हैं, जो आईपी एड्रेस होते हैं, जो सारे पोर्ट्स और कंप्यूटर्स होते हैं, उनको कैसे अलॉट किया जाता है, उसको हम लोगों ने देखा। उसके बाद हमने राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में देखे कि अपने कैंपस से निकलकर बाहर की दुनिया में अगर कम्युनिकेट करना है तो डेफिनेटली मुझे राउटिंग प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत पड़ती है। और जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स है वो हमारे पास में जो हमने आपके सिलेबस में कवर किया, एक स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, जो हमारे देश के अंदर जो भी मिलिट्री एरिया है, जो भी हमारे बॉर्डर एरिया है, जहाँ पे सिक्योरिटी की ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन होती है, ज़रूरत महसूस होती है, वहाँ पे उसको किया जाता है। और विद इन कंपनी के अंदर होता है, यानी कि बीएसएनएल के अंदर ही पूरा बीएसएनएल कम्युनिकेट करेगा। दूसरा, उसके बाद डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर हमने दो राउटिंग प्रोटोकॉल्स के नाम लिए, जो मोस्ट पॉपुलर राउटिंग प्रोटोकॉल है हमारे इंडिया के अंदर, इवन वर्ल्ड के अंदर। एक है रिप और दूसरा ओएसपीएफ। ओएसपीएफ ये हमारा जो आपका रिलायंस कम्युनिकेशन है, और आपके दूसरा कम्युनिकेशन आपका ये आपका वोडाफोन, ये एक अपने आप में कंप्लीट इंडिया के अंदर 100% ऑलमोस्ट कह सकते हो कि पब्लिक के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। उसका कारण ये है कि ओएसपीएफ में नंबर ऑफ राउटर की संख्या लिमिटेड नहीं होती, अनलिमिटेड होती है। तो उसमें उनका जो, क्योंकि हम और आप जैसे जो यूजर, नॉर्मल यूजर होते हैं, उन्हें लिस्ट सिक्योर माना गया है। उन्हें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी देने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। हालांकि अब समय बदल गया है, अब ज़रूरत महसूस हो रही है कि इंटरनेट सभी के पास में आ गया तो सबको सिक्योर किया जाए। रिप में 12 राउटर्स के बीच में थ्योरी में हम लोग वो करते हैं, बट प्रैक्टिकली जब बात आती है तो 5 राउटर बीएसएनएल ने यूज किया हुआ है। तो बीएसएनएल ने दोनों ही राउटिंग प्रोटोकॉल का इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है, रिप एंड ओएसपीएफ। ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने जो डिस्कस कर रहे थे, जिसपे पिछले 2 दिन से थोड़ा इंटरप्शन हुआ है, पहला डिस्कशन था कि जो हमारा यूजर्स हैं, क्योंकि हम और आप एक यूजर हैं, अगर हम लोग किसी भी नेटवर्क में जुड़ते हैं तो हमारा जो कंप्यूटर्स है, मोबाइल फोन्स है, या जो भी चीज़ इंटरनेट में, उसमें आईपी की ज़रूरत होती है। तो सबको पता चल गया है कि बिना आईपी से कम्युनिकेशन नहीं होता। लेकिन हम में से कोई भी एक यूजर अपने मोबाइल फ़ोन खोलकर या फिर आपका लैपटॉप खोलकर, कंप्यूटर खोलकर मैनुअली आईपी कभी नहीं देता। वो सिंपली वाईफाई से कनेक्ट होगा, सिंपली लाइन केबल लगाएगा, कनेक्ट होगा। तो इसका मतलब ये कि हमारे नेटवर्क के अंदर लोकल लेवल पे एक ऐसा सुविधा मौजूद है, ऐसा एक डिवाइस मौजूद होता है जो ऑटोमेटिक आप सभी को आईपी देता है। इसको हम लोग डीएससीपी कहते हैं, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ऑटोमेटिक आईपी क्लाइंट को दिया जाने वाला जो तरीका है, उसको हम लोग डीएससीपी कहते हैं। ये मेन काम बेसिकली राउटर का है। ठीक है। तो राउटर के अंदर हम कैसे डीएससीपी देते हैं, अभी हमने एक बार और बोला था, मैं अभी 2 मिनट के अंदर उसको रिपीट भी करूंगा। सेकेंडली, डीएससीपी सर्वर बना के हम लोग कैसे करते हैं, और एक लास्ट नेटवर्क का पोर्शन रह जाता है डीएनएस। यहाँ तक आपका नेटवर्किंग बेसिक होती है, यहाँ तक नेटवर्किंग आपका ओवर होता है। उसके बाद आपका शुरू होगा डिजिटल फ़ोन पे कैसे काम करते हैं, वो भी हम देख पाएंगे। और उसके बाद सिक्योरिटी के 2 लेक्चर और होंगे, वो भी हम लोग देख पाएंगे। ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक अभी आपका जो हमने सफ़र तय किया है बिफोर डीएससीपी, उसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारी पुराने जो भी आपका लेक्चर वीडियो हैं, हुए पड़े हैं, उनको आप देख सकते हैं। और कोई और डाउट है तो आप सेशन लेके हमसे आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है। तो बिना देर किए मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अभी हमने इस पे राउटर के अंदर, ये हमारे पास जो राउटर्स हैं 2811 सीरीज का ऑलरेडी राउटर लिया हुआ है, या उससे ऊपर के जितने राउटर्स होते हैं उसमें ये सुविधा बाय डिफॉल्ट अवेलेबल्स होती है। सिर्फ हमें राउटर को इंस्ट्रक्शन देने होते हैं, दे विल बी वर्क। जैसे कि हमने राउटिंग प्रोटोकॉल किया, क्या किया, उसमें सिंपली राउटर के अंदर गया और राउटर को इंस्ट्रक्शन दिया और राउटिंग प्रोटोकॉल एक्सेप्ट कर लिया, चाहे वो डायनेमिक रहा हो चाहे स्टैटिक रहा हो। उसी तरह से राउटर डीएससीपी का काम भी करता है, डीएनएस का भी काम करता है। डीएससीपी के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। डीएससीपी क्या है कि ऑटोमेटिक आईपी अलॉट करता है। तो कैसे किया जाता है, जैसे कि हमारा एनी क्वेश्चंस, जैसे हमारा कंप्यूटर से इसमें जो आईपी है अभी आप देख पा रहे हैं स्टैटिक है। हमारे ऑटोमेटिक डीएस कैसे दिया जाता है, सिंपली मैं राउटर के अंदर जाऊंगा,
CLI मोड में जाऊंगा, कैसे करना है, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊंगा, इनेबल कॉन्टी, और राउटर को बोलूंगा हे राउटर तुम्हें DHCP का काम करना है, तो IP DHCP पूल किसके लिए बनाना है, जो भी है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने ये जो राउटर है हमारे पास NIT रायपुर दिख रहा है उसके लिए, तो हम इसको लिख देते भाई NIT रायपुर के लिए बनाना है, ठीक है, NIT के लिए बनाना है, ठीक है। राउटर का ओके आई एम रेडी फॉर द DHCP पूल, जस्ट गिव द व्हाट इज द गेटवे। आप ये जो भी कंप्यूटर लैपटॉप यहाँ पे जो भी हम कनेक्ट कर रहे हैं इनका गेटवे क्या होगा, तो जैसा कि आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, गेटवे और लोकेशन होता है जहाँ से पूरे कैंपस का जो भी कंप्यूटर या मोबाइल फोन है निकल कर बाहर जाता है, राइट। तो क्लिक ऑन दिस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कमांड होता है डिफॉल्ट हाइफन राउटर, टैब बटन यूज करेंगे, 10.10.10.1 इन द माई केस, और आपको जो मैंने दिया शायद 192 का सीरीज बनाया था जहाँ तक मुझे याद है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली जो इस पोर्ट को IP दिया हुआ है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज द गेटवे। अब सेकेंड थिंग इज कि किस नेटवर्क का IP बांटना है, तो आप लिखोगे नेटवर्क, जिस नेटवर्क का आप बांटना चाहते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो नेटवर्क है 10.10.0/224 है, तो दैट इज 0, ओके। ये हमारा नेटवर्क के आपके सामने आ गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज और मैंने बताई थी, यहाँ से वो काम शुरू कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप चेक करना चाहें तो क्लिक करें, डेस्कटॉप पे जाएं, और अगर मैं DHCP पे क्लिक करूं तो ये हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक IP आना शुरू हो गया, राइट, देख जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। जो भी हमारा मोबाइल फोन है, जो स्मार्टफोन है, अगर इस पे जाएंगे देखिए अपने आप आ चुका है, दोबारा से चेक करना चाहे तो दोबारा भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको IP आना शुरू हो गया, राइट, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में दो चीजें ऐसी होती हैं जिनकी IP कभी भी ऑटोमेटिक नहीं रखना है, एक तो हमारा सर्वर, दूसरा जो राउटर का पोर्ट होता है उसको IP कभी भी ऑटोमेटिक नहीं करना है, हमेशा स्टैटिक देना है, मैनुअली देना है। यानी ये जो पोर्ट है और ये जो पोर्ट है FA0/0 एंड 01, इनको हमेशा आप स्टैटिक IP देंगे, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो हम यहाँ पे बना रहे थे, जो हमने DHCP पूल बनाया है, ठीक है, इसमें से कुछ IP मुझे रिजर्व रखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं ये कह सकता हूँ IP DHCP एक्सक्लूडेड, ठीक है ना। एड्रेस कौन सा एड्रेस है जो छोड़ देना है, ठीक है ना, आप उसमें कर सकते हो 10.10.10.1 से लेके 10.10.10.15 कर देते हैं, ठीक है ना, या ऐसा करते हैं 50 कर देते हैं, 1 से लेके 50 तक हम बांटेंगे नहीं, ये आपको रिजर्व होगा, आप अपने कंप्यूटर में जाएंगे मैनुअली उसको IP दे देंगे, अगर क्योंकि कहीं बटा नहीं है, और रजिस्टर में नोट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इनको इसको सेविंग कर लेता हूँ, डू राइट। अब आपको, अब यहाँ पे आप देख पाएंगे जो भी मेरा कंप्यूटर से क्लिक करें, अभी यहाँ पे IP जो है 15 है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे DHCP क्लिक कर दूंगा तो अब जो IP है 50 से रिजर्व है, तो 51 52 ऑनवर्ड मिलेगा। लेकिन अभी अब बाय डिफॉल्ट जाएंगे, जैसे ये हमारे कंप्यूटर पे जाते हैं तो इस पर ऑलरेडी 10 14 पड़ा है। तो ऐसा क्यों है ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि कंप्यूटर भी, ये जो राउटर है एक इंसानी मशीन की तरह काम करता है, इंसान की तरह इसका दिमाग लगता है, क्योंकि इंसान ने बनाया। तो मैं सिंपली अगर आप लोगों से सवाल पूछूं कि भाई आप क्लासरूम में कहाँ बैठते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा कि भाई मैं, कोई कहेगा मैं फ्रंट बेंच पे बैठता हूँ, कोई कहेगा मैं कोपचे में बैठता हूँ, कोई कहेगा मैं मिडल में बैठता हूँ। लेकिन हमारी आदत पड़ जाती है कि हम जिस सीट पे जाते हैं डेली उसी सीट पे बैठते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप आज पहली सीट पे बैठ गए, दूसरी सीट पे बैठ गए, तीसरी, ऐसा नहीं होता, ऐसा रेयर होता है। ऐसा कब होता है, अगर आप जिस सीट पे रेगुलर बैठ रहे थे उस सीट पे कोई और बैठा हो, तो तब आप किसी और सीट पे बैठते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही चीज है कि यहाँ पे ऑलरेडी बैठा हुआ है 14 ऑलरेडी, तो ये तब तक इस पे नया IP नहीं मिलेगा जब तक हम रिफ्रेश नहीं करेंगे। जब रिफ्रेश करेंगे तो 50 से ऊपर जाके आपको मिलेगा 52, ठीक है। तो इसी तरह से जब हम कोई नया कॉन्फ़िगर करते हैं, चाहे राउटर हो स्विच हो, तो हम एक बार रीस्टार्ट कर देते हैं। रीस्टार्ट करने का ये फायदा होता है कि सब कुछ रिन्यू हो जाता है, और पुराना चीज हटकर जो भी आपने नया डिसाइड किया वो चीज मिल जाता है। तो ये रहा हमारा राउटर पे, राउटर के माध्यम से DHCP कैसे लाट होता है, बाय कमांड दिया डे विल बी स्टार्टेड। और आपके घर में वाईफाई लगा होता है, हमारा मोबाइल फोन है, ये भी एक, इसके अंदर भी DHCP सॉफ्टवेयर पड़ा होता है। जब आप हॉट स्पॉट बनाते हैं तो तुरंत आपका मोबाइल सबसे पहले जो भी आपका क्लाइंट है, क्योंकि उस टाइम पे आप ISP हो गए, अगर आप हॉट स्पॉट बना रहे अपने मोबाइल फोन को, डायरेक्ट टाइम यू आर ISP, आप ISP हैं। उस टाइम पे अगर आप किसी को IP एड्रेस देंगे तो आप DHCP का काम भी कर रहे होते हैं, ठीक है।
तो उसी तरह घर का जो राउटर होता है, घर का जो वाईफाई है, उसको हम राउटर वाईफाई बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि राउटर का एक क्वालिटी डीएचसीपी और डीएनएस ये उसके अंदर इनबिल्ट किया जाता है सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो जैसे आप घर में वाईफाई से जुड़ते हैं, कहीं के भी वाईफाई से जुड़ते हैं, तो वो आपको तुरंत सबसे पहले आईपी देता है, जो आपको नहीं पता चलता क्या आईपी दिया, और उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो बहुत आसान है कि हमें इंटरनेट मिल गया, दैट इज वेरी गुड, फाइन, ठीक है। ये बिहेवियर बिल्कुल वैसे ही है। एक इसको मैंने साथ पहले समझाया, तो बहुत अच्छी बात है, मैं रिवीज कर देता हूँ कि पुराने टाइम में क्या होता था। ऑलरेडी एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि पुराने टाइम में लोग घर में जब फोन लगाते थे, ठीक है, और ये मान लीजिए मिस्टर ए हैं और ये मिस्टर बी हैं, अगर ए ने बी को फोन करना था, ये ओल्ड टाइम में बिफोर 2005, ये 2005 से पहले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो उस समय लैंडलाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, और बहुत ही शान की बात होती थी किसी घर में लैंडलाइन लगा होता था, ठीक है। तो लैंडलाइन उस जमाने में 2005 से पहले अगर आप घर में लगाते थे तो तीन तरह की कैटेगरी आती थी लैंडलाइन लगाने की। पहला कैटेगरी एक ऐसा लैंडलाइन जिसपे केवल लोकल कॉल की सुविधा हो, दूसरा फोन जिसपे लोकल प्लस एसटीडी हो, और तीसरा फोन लोकल एसटीडी और आईएसडी हो, जिसका मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं। लोकल कॉल का मतलब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, विद इन द सिटी पहले, फिर बाद में हमने 50 किलोमीटर के दायरे में इसको चार्जेबल किया, फिर 200 किलोमीटर के दायरे में हम लोगों ने चार्जेबल किया, एरिया बढ़ाया। अदरवाइज टेक्निकली लोकल का मतलब हमने आपको बता दिया था, सेम स्विच आपको याद होगा। अदरवाइज आप पहले या दूसरे दिन का जो भी हमारा लोकल कॉल का ट्रंक कॉल के बारे में जो हमने डिस्कशन किया था, उस वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको बिल्कुल मिलेगा वहां पे, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर कोई इंसान घर में केवल लोकल फोन ले भी रखता था, तो घर में फोन से कॉल करे ना करे, महीने का 500 रुपए का रेंट देता था। बिल्कुल वैसे ही घर में बिजली का एक बल्ब मत जलाओ, लेकिन महीने का किराया देते रहते हो, ठीक है। तो टेलीफोन के साथ भी यही था। अब तो उल्टा हो गया बहुत सारी चीजें। और वो दिन दूर नहीं जब रिन्यूएबल एनर्जी आ जाएगा, जिसके बारे में मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि रिन्यूएबल एनर्जी आप समझ रहे हैं, वाइंड एनर्जी या न्यूक्लियर के द्वारा अगर हमने उसको सही बम बनाने के बजाय हम उसका पावर में इस्तेमाल करने लगे, तो वो दिन दूर नहीं जब लोग कहेंगे घर में 4 बल्ब जगाओ है और एक बल्ब का पैसा फ्री लो। तो वो दिन भी दूर होने मतलब दूर नहीं है, मैं बहुत अच्छा वो दिन होगा, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी आ जाए, और आप उस दिन को भी आप लोग भी देखें, ठीक है। और फिर हमारी तरह इसी चेयर पे बैठे और किसी को बताएं कि हमारे टाइम में ना बिजली लगी होती थी, बिजली दिन भर गायब रहती थी, ठीक है, महीने का किराया देते थे, ठीक है, जैसे कि आज हम टेलीफोन के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। तो महीने में चलो कोई बात नहीं, ये हमारा जो 500 रुपए का किराया लगता था, और इस पे एसटीडी कॉल नहीं थे, लेकिन इंसान तब भी बहुत होशियार था। अगर एसटीडी ले लिया घर पे, मान लो कोई रखता था, 3,000 रुपये महीने का किराया देता था। किसी ने आईएसडी ले लिया तो 3,000 तो किराया देता था, प्लस 10,000 रुपए का सिक्योरिटी मनी भी जमा करता था, और पीवीआर भी देता था। पीवीआर मतलब पुलिस वेरिफिकेशन रिकॉर्ड, की हाँ भैया बढ़िया कॉल करेंगे, कोई रिकॉर्ड। आजकल क्या है, आज तो बहुत ही आसान है, कोई नहीं पूछता कि इंटरनेशनल कॉल कर, लेकिन पहले अगर किसी ने इंटरनेशनल कॉल करता था, तुरंत रिकॉर्डेड होता था कि कहाँ कॉल किया उसने, ठीक है। तो मतलब कितना सेंसिटिव मैटर था उस समय, लोग कितना सीरियस होते थे। आज सीरियस नहीं है, इसकी वजह से क्राइम भी काफी ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। लेकिन रूल रेगुलेशन भी उस हिसाब से हम लोग और अपडेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले समय में सिक्योरिटी बहुत ज्यादा आगे आपके सामने होगी, जो आपके लिए सेफ और सिक्योर लाइफ आपको देगी, ठीक है। चलिए, अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं, अगर किसी बंदे ने लैंडलाइन रख लिया और मिस्टर बी को बात करना है, और उसने सिर्फ लोकल कॉल रखा है, तो उस समय इंसान क्या करता था, तब भी वो क्या करता था कि नीचे जो नियर बाई जो पीसीओ होता था, उसको फोन करता था, दैट इज अ पीसीओ। इसको पहले फोन, क्योंकि एसटीडी तो कर नहीं सकता, लेकिन पीसी वाले के पास एसटीडी सुविधा होती थी, तो वो एक कॉल करता था और फिर इसको यहाँ से लोकल लेवल पे इसको जोड़ देता था। जो हमारा फोन का जो फोन होता था, जो एसटीडी पीसी वालों का इंटरकॉम हैंडसेट बोलते थे। इसका मतलब है कि वहां से वो डायरेक्ट कॉल भी कर सकता था, और दूसरे से कोई कॉल कर रहा है उसको एक तरह से आपस में लोकल लेवल पे टेम्पोररी बेसिस पे इमीडिएट आपस में कनेक्शन बना सकता था। तो और ये, अब मान लो ये भी एक व्यवस्था थी, बहुत ही आसान अच्छा व्यवस्था था। और जब जितना होता था, इसका प्रिंटर भी लगा होता था उसी टेलीफोन सेट में, प्रिंट निकल कर रख लेता था, और ये अपना ये रजिस्टर मेंटेन करता था कि भाई मिस्टर ये ने फोन किया, जब आएंगे इनसे हम पैसा ले लेंगे, ठीक है। ये व्यवस्था थी। तो इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं डायनेमिक, दिस इज डायनेमिक। इसका कहने का मतलब है कि अगर मेरा ये जो फोन है, कल को अगर कोई कंप्लेन करे कि भाई एक फोन आया था मिस्टर ए की तरफ से जो कि गलत या मिस कम्युनिकेट किया है, इसके खिलाफ कोई कंप्लेन करे, तो पकड़ा कौन जाएगा, पीसीओ वाला।
पीसी वाला अपना रजिस्टर देख के बताता था मैं तो पीसी वाला हूँ, मैं इस बंदे से बात करते हैं। ठीक उसी तरह से चाहे मोबाइल का हॉट स्पॉट बना के आप इंटरनेट कर रहे हो, चाहे कॉलेज का वाईफाई बना के, मैं एलटीटीसी की बात कर लेता हूँ, तो एलटीटीसी के पास तो अपना जो भी है सभी लोग एलटीटीसी के एक आईपी एड्रेस है, लेकिन लोकल में हमने बहुत सारे आईपी एड्रेस बांटे हुए हैं। तो आप जब भी बाहर की दुनिया में इंटरनेट करेंगे तो सबको एलटीटीसी की आईपी दिखाई देगी। ठीक है ना, अगर आप चेक करोगे ना, अभी आप दो फ्रेंड हैं और आपस में चेक करो व्हाट इज द माई आईपी, तो डेफिनेटली दोनों का एक ही आईपी दिखाई देगा। अगर एक ही लोकेशन, आप कॉलेज कैंपस में बैठिए, अगर आप कॉलेज का वाईफाई यूज कर रहे हैं, आप सभी दोस्त एक साथ मिलकर चेक करना व्हाट इज द माई आईपी। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एलटीटीसी की चेक करूं और मैं यहाँ पे लिखूं व्हाट इज द माई आईपी, व्हाट इज माई आईपी, तो जो एलटीटीसी का जो रियल आईपी है वो 117.239.12.195 है, 190 से हमने दो आईपी यूज किया है। तो अभी मेरा जो इंटरनेट चल रहा है 195 के आधार पे चल रहा है, दिस इज द एक्चुअल आईपी एड्रेस। अगर मैं यहाँ पे चेक करने की कोशिश करूँ अपने कंप्यूटर में लोकल आईपी, ठीक है ना, तो ये जो लोकल आईपी होगा एक अलग तरह का आईपी होगा जो इससे मैच नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि कैंपस के अंदर मैं जो आईपी बांट रहा हूँ अपने लेवल पे कुछ बांट रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जब बाहर की दुनिया में बात करेंगे तो मेरी आईपी अलग दिखाई देगी। तो बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि हमारे पास जो आपका ये मैं डिस्कस कर रहा था पीसी वाला, कि हमारे पास क्योंकि एलटीटीसी के पास आई इंटरनेशनल कॉल करने की सुविधा है, इसके पास नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपके बिहाफ पे आप आईएसपी के पास जाते हैं, फिर आप इंटरनेट करते हैं। इसीलिए सभी का जो आईपी होता है टेम्पोररी होता है। अभी आपका आईपी कुछ और शो कर रहा होगा, कल और चेक करेंगे कुछ और शो कर रहा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा, बिल्कुल रिकॉर्ड रखा जा रहा है। आपको मैंने एक सर्वर विजिट का दिखाया था, आपने देखा है, उसमें भी एक ट्रिपल एस सर्वर भी लगा है, वो भी एक था। सेकेंडली इज दैट कि हमारा जो जिससे आप एक्सचेंज से सुविधाएं ले रखे हैं जिस भी आईएसपी से, उसके पास में भी आपका डाटा रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो आप इस भ्रम में कभी ना रहें कि दैट विल बी कि आपका रिकॉर्डिंग बिट हो रहा है, आईपी चाहे टेम्पोररी हो चाहे कुछ हो। ठीक है, तो अब हम वापस आते हैं यहाँ पे, तो पहले क्लीन कर देते हैं, इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे अब ये तो चूंकि सर राउटर के द्वारा आईपी दिया गया, अब हमारा जो इस समय जो सेशन में मैं इंक्लूड कर रहा हूँ कि मुझे अब यहाँ पे एक सर्वर बना, क्योंकि राउटर पे हम सारा लोड नहीं दे सकते, क्योंकि राउटर होता है लाखों का। तो मैं क्या करूंगा, एक कंप्यूटर खरीदूंगा, सर्वर कंप्यूटर, और सर्वर कंप्यूटर के अंदर डीएचसीपी और डीएनएस का फैसिलिटीज दे दूंगा। ठीक है, इससे ये फायदा होगा कि मेरा कंप्यूटर 1 लाख 1.5 लाख का खराब होगा, 25-30 लाख का राउटर खराब नहीं होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फटाफट मैं बिना देर किए इधर का नेटवर्क मॉडिफिकेशन कर लेता हूँ, एक वाईफाई भी इधर ही लगा लेता हूँ इसको, ताकि अपने आप ज़्यादा डिवाइस लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर इससे ज़्यादा डिवाइस ज़रूरत हो तो मुझे स्विच लगाना पड़ेगा। और एक कंप्यूटर और ले लेते हैं, सर्वर ले लेते हैं, एक सर्वर हम यहाँ पे ले लेते हैं, 1 सर्वर, 3 सर्वर ले लेते हैं आज। ठीक है, और इसको आपस में कनेक्शन बनाते हैं, केबल लेते हैं, यहाँ पे आप लिख कर 01 से इसके 01 पे लगा देते हैं, और हमारा ये जो स्विच है पोर्ट से लेके 02, और इस स्विच से लेके 03 से आपका ये, इस स्विच से लेकर 04 से राउटर्स को जोड़ देते हैं, क्योंकि स्विच के अंदर आप कहीं भी कोई भी केबल लगा सकते हैं, आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे स्ट्रेट केबल की लगेगी, जैसा कि आप लोग अब इस मामले में एक्सपर्ट हैं। अब सर्वर है, मैंने 3 सर्वर लिया है, जो राउटर का द्वारा हम डीएचसीपी का काम कर रहे थे वो भी हम यहाँ देखेंगे, लगे हालात डीएनएस भी देखेंगे। तो ये जो सर्वर 0 है इसका नाम बदल के हम डीएचसीपी कर देते हैं। और चूंकि सर्वर है ऑलरेडी डिसाइडेड कि सर्वर का आईपी स्टैटिक होगा, कभी डायनेमिक नहीं होगा। 10.10. जो मेरा यहाँ पे नेटवर्क आईडी है जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ पे जो भी नेटवर्क आईडी अकॉर्डिंगली हम इसको आईपी देंगे। तो आपके यहाँ 192.162.0 पे आपने बनाया, तो आप 2.0 वाले पे आप एक आईपी अलॉट कर लीजिए। 10.10. दैट इज द 20.5 कर लेते हैं, 24। नीचे वाले को मैं डीएनएस बना देता हूँ, क्या होता है डीएनएस अभी भी हम उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, और इसका जो आईपी है 10.10.20.10 कर लेते हैं /24। एंड एक सर्वर और हमने लिया है, दिस इज अ वेब सर्वर, वेबसाइट के लिए। तो जिस चीज़ का जो काम करोगे अब आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सर्वर क्या है, सर्वर इज नथिंग एनी डेडिकेटेड कंप्यूटर, जिसको पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड कर दिया जाए, उस चीज़ का वो सर्वर कहलाता है। होपफुली कि इसमें अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वेब सर्वर 10.10.10 20 का है, भी 20.15 कर लेते हैं।
15 नहीं है, ओके 15 कर लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे जो भी हमने प्लानिंग किया, ये हमने एक्सटर्नल प्लानिंग किया, क्योंकि सर्वर है तो सर्वर को जो आईपी दिया जाएगा वो आईपी क्या होना चाहिए, वो जो हमारा सर्वर है उसकी जो आईपी है वो स्टैटिक होना चाहिए, यानी मैनुअली डालना है। तो सबसे पहले मैं डीएचसीपी क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाते हुए इसको मैं आईपी अलॉट करता हूँ 10.10. जो हमने प्लानिंग किया है 20.5 255 सॉरी /24 है 255.255.255.0 और जो गेटवे है 10.20. सॉरी 10. जो हमारा ये जो सेकंड डीएचसीपी सर्वर है इसका जो गेटवे है इसके हिसाब से जो भी सर्वर है उनको गेटवे हम इस तरह से डालेंगे। तो दिस इज अ 10.10.20.1 और क्योंकि अब डीएनएस सर्वर भी हमारे नेटवर्क में अवेलेबल है, क्या है हम अभी डिस्कस करेंगे। 10.10.20.10 ये हमने इसको यहाँ पे कर दिया। अब हम डीएनएस सर्वर है, अगर डीएनएस सर्वर को क्लिक करते हैं और यहाँ पे डीएनएस सर्वर का जो आईपी है 10.20.10 और 255.255.2550 डिफ़ॉल्ट गेटवे 10.10.20.1। एक सवाल आप सभी लोग चैट के माध्यम से बताएं कि ये डीएनएस सर्वर है, क्या डीएनएस वाले रो में डीएनएस सर्वर की आईपी डाली जाएगी, यस या नो? प्लीज गिव द आंसर, हेल्प ऑफ द चैट। जो डीएनएस सर्वर है क्या इसमें हम डीएनएस सर्वर की आईपी डालेंगे, यस या नो? इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, आप लोग सोच के बताइए तब तक। आपने एक स्टोरी सुनी होगी, बचपन में हमें एक स्टोरी बताई जाती थी कि एक धोबी था। वो धोबी कपड़े धोता था, तो वो क्या करता था अपने घर से जब निकला एक बार तो 10 गधों के साथ निकला, जो उसके खच्चर होते जिससे वो सामान हेल्प लेता है उसकी मदद से। तो जब घाट से कपड़े सफाई धुलाई करके जब लौटने लगा तो एक गधे के ऊपर बैठ गया और काउंटिंग शुरू कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 9। 10वें नंबर की वो काउंटिंग नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि इस पर खुद बैठा हुआ था। ठीक है, तो दिस इज अ प्रॉब्लम। तो इसी तरह से जो राउटर्स है उस पर अगर हम यहाँ पे डीएनएस सर्वर ना लिखें तो ये, क्योंकि इसका भी सेंस बिल्कुल उसी तरह है, दुनिया में कोई भी कंप्यूटर या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या नेटवर्क डिवाइसेज हैं उनको आपको मैनुअली बताना पड़ेगा और हम लोग जानबूझ के इसको ऑटो सेंस कभी भी नहीं करेंगे। अगर जिस दिन आपने ऑटो सेंस कर दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना पावरफुल कर दिया आपने, तो कुछ दिन मशीनें आपसे ही काम करवाएंगी और आप मशीनों के गुलाम हो जाएंगे। तो वो चीज़ कभी नहीं करना है। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, नेवर एआई को इतना स्ट्रांग ना बनाओ, एआई को उतना ही तक बनाना जहाँ पे इंसान कंट्रोल कर सके। क्योंकि अगर आपने ऑटो सेंस भी इतना ज़्यादा ऑटो सेंस करा दिया जो एआई में चल रहा है, हालांकि सबको मालूम है इसी में लोग बचते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आपकी एक गलती की वजह से पूरी दुनिया मशीनों की गुलाम हो जाए। ठीक है ना? तो हमेशा कहने कहीं डिफॉल्ट, इसीलिए यहाँ पे ये ऑटो सेंस नहीं रखा। नहीं, हम बताएंगे तुम डीएनएस हो तभी तुम इस चीज़ को मानोगे, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन यहाँ पे बताना है वन। हमारा जो नेक्स्ट है लास्ट इज द वेब सर्वर। तो डेफिनेटली इसके भी जो आईपी एड्रेस हमने प्लानिंग किया है इसको भी हम लोग कर लेते हैं कि हमारा है 10.10.20.15। ठीक है, यस 255.255.255.0 और गेटवे 10.10.20.1 और डीएनएस सर्वर भी आपने बनाया 10.10.20. डीएनएस सर्वर इसका 10 बना, आपने 10 बना दिया। ठीक है, तो दिस इज नथिंग। डीएचसीपी काम कैसे करता है, इसमें क्या होता है, हम एक सर्वर सर्वर खरीदते हैं। कुछ कंपनी है जैसे टीसीएस है, विप्रो है, ये लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो इनका सॉफ्टवेयर का हम परचेज करते हैं और इस सॉफ्टवेयर को लाइसेंस वर्जन सॉफ्टवेयर होता है जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं। आपके कॉलेज में आईटी कंपनियां आती हैं, वो क्या करती हैं कि उठा के आपको ले जाती हैं। तो आपकी जो आईटी कंपनियां इसी तरह के सॉफ्टवेयर बनाती है। सिर्फ सॉफ्टवेयर बना देने से काम नहीं चलता, सॉफ्टवेयर का परचेजर भी होना चाहिए। बीएसएनएल का बीएसएनएल जो है सबसे बड़ा टीसीएस का परचेजर है। ठीक है ना? तो टीसीएस के बहुत सारे सॉफ्टवेयर, अगर बीएसएनएल को कल कुछ होगा डेफिनेटली आईबीएम, टीसीएस, विप्रो, महिंद्रा टेक, बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस पर प्रभावित होंगी। तो कोशिश यही होती है कि सब कंपनियां बनी रहें। ठीक है, तो वो कंपनियां जो आईटी सॉफ्टवेयर बनाती हैं, हम क्या करते हैं उनसे खरीदते हैं लाइसेंस वर्जन और उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना बहुत आसान है, जैसे कि मैंने आपको पैकेट ट्रेसर दिया, आपने डाला और इंस्टॉल कर लिया।
तो उसी तरह यहाँ कोई भी विंडोज हो सकता है। ज़्यादातर हमारे कंट्री के अंदर जो ट्रेडिशन है, वो हमारा जो ट्रेडिशन है वो बेसिकली लिनक्स का सर्वर हम लोग बनाते हैं। जैसे कि कंप्यूटर्स और डेस्कटॉप की बात करें तो हम लोग विंडोज प्रिफर करते हैं, मोबाइल में एंड्रॉयड प्रिफर करते हैं। उसी तरह सर्वर बनाने में हमारा जो भी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो लिनक्स होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप विंडोज में नहीं कर सकते, एप्पल में नहीं, डेफिनेटली सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, तो नाउ आप ऐसा करें, इसके अंदर सॉफ्टवेयर है, जस्ट क्लिक करें, सर्विस में जाएं और ये सारे सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल्ड है। नॉर्मल कंप्यूटर में देखेंगे तो यहाँ पे कहीं सर्विस नाम का कोई चीज़ नहीं है, या कॉन्फ़िग के अंदर बहुत ही मिनिमम चीज़ है। ठीक है, अगर इसमें क्लिक करें तो इसके सर्विस में ये सॉफ्टवेयर हमने अलग से डाले हैं, ये परचेज वर्जन है। यहाँ पे सिमुलेटर तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सीखने के लिए। तो मैं DHCP पे क्लिक करूँगा और जैसे कि आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, आइकन बन जाता है, उसके बाद आप काम करते हो। तो ये भी जब आइकन बन जाएगा, मान लो विंडोज में किया, तो ये इस तरह की स्क्रीन आपके सामने खुल के आएगी जैसे मेरे सामने आई है। ठीक है, तो इस केस में आपको नेक्स्ट नेक्स्ट दबाना, क्योंकि सिमुलेटर और सारा एक ही जगह आ जाता है। इसमें सबसे पहला जो सवाल पूछेगा डिफॉल्ट गेटवे, तो डिफॉल्ट गेटवे आपको क्या करना है, जो भी आपने प्लान किया 10.10.20.1 DNS सर्वर 10.10.20. जो भी आपने प्लान किया यहाँ पे 10 कर देते हैं। IP स्टार्ट कहाँ से हो, आप 10.10. हर एक ब्लॉक का बना रखा है, तो आप चाहते हो कि 50 से या 100 से स्टार्ट हो तो 100 से शुरू हो जाएगा। और ये भी चाहते हो कितना यूजर हो, अभी भी टोटल /24 है, तो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर 254 होता है, जैसा कि आप लोग को अब इसकी जानकारी है। और इसमें से हमने 100 रिजर्व भी कर दिया, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं भाई मैं 1 2 3 4 से ज्यादा ना यूज करूँ, तो यहाँ अगर आपने 5 लिख दिया तो सिर्फ 5 होगा। अगर आपने 100 ही IP बांटेगा, 100 से लेके 200 तक की बांटेगा, उसके आगे IP नहीं बांटेगा, राइट। तो घर में आपके पास में आजकल सभी को मालूम है कि टाटा स्काई हो, चाहे आपका DTH सिस्टम हो, वोडाफोन हो, जो भी आपका जो आपको टीवी सर्विस दे रहे हैं, तो घर में आप एक केबल से एक ही चला पाते हो। क्यों चला पाते हो, वो यहाँ से सारा कुछ कर रहे होते हैं। यहाँ पे जैसे आप 2 का पे करते हो, यहाँ 2 कर देते हैं, 2 यूजर चल जाए। जैसे आप 3 करते हो, 3 यूजर हो जाए। तो ये सारा खेल यहाँ पे किया जाता है, कितने यूजर को आपको करना है। तो मैं फिलहाल 100 कर देता हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ। उसके बाद सर्विस ऑन करेंगे, फिर से सेव कर देता हूँ। DHCP दुनिया में इकलौती ऐसी सर्विस है जिसकी सर्विस हमेशा कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद ऑन करना है। बाकी कोई भी सर्विस है, चाहे DNS हो, वेब सर्वर हो, वो साथ के साथ ऑन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। DHCP में बस हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, इसकी सर्विस हमेशा कॉन्फ़िगरेशन के बाद हो। ये हमारा सर्वर सॉफ्टवेयर खरीदा, डाला, कॉन्फ़िगरेशन किया, स्टैटिक IP डाल के इसको पोजीशन दी, उसके बाद इसको हमने कहा सर्विस चालू किया। अब कोई भी लैपटॉप मोबाइल उठाएंगे तो अब यहाँ पे दोबारा से करेंगे, तो यहाँ पे जो आपका जो अब यहाँ पे जो IP मिलेगा इसके अकॉर्डिंगली मिलेगा। देखिए सारा मिल गया। जो लैपटॉप है इसको भी चेक करेंगे, इस केस में भी आपका सेम, यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंगली आपको IP मिलेगा, राइट। ठीक है, 100 से ऊपर का बोला, सारा मिल गया, राइट। ये तो था हमारा DHCP। अब हम बात करेंगे DNS। DHCP भी आपने देख लिया कि कैसे राउटर का काम एक सर्वर के द्वारा किया जाता है। व्हाट इज द DNS? DNS क्या होता है, इसके बारे में कुछ आइडिया हो तो चैट के माध्यम से प्लीज राइट डाउन, व्हाट इज द DNS। हम बात करने वाले हैं DNS के बारे में, क्या है। ठीक है आशुतोष, हम आपका नाम लिख देते हैं यहाँ पे, नेम, डोमेन, सिस्टम लिख दीजिए, सर्विस कर दीजिए। कई जगह सर्विस के नाम से जाना जाता है, कई जगह सिस्टम के नाम से जाना जाता है, कई जगह हमारा सर्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो नाम चाहे कोई भी हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नाम इज द सिमिलर, नेम में कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। ठीक है, लेकिन इसका जो सेकेंडरी नाम होता है वो होता है इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी। दिस इज इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी। ये कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है, बैंकों के एग्जाम में बहुत पूछते हैं इस सवाल को। ठीक है, UPSC में शुरुआती दौर में बहुत पूछा गया, अब कम आता है क्योंकि सबको मालूम है कि कॉमन क्वेश्चन हो गया है। तो व्हाट इज द टेलीफोन डायरेक्टरी, इंडियन टेलीफोन डायरेक्टरी में क्या होता था। यस यस आयुष, ओके, हमारे मैं बता रहा हूँ। तो टेलीफोन डायरेक्टरी में पुराने टाइम में जब घरों में लैंडलाइन लगते थे, ठीक है, तो आपको एक टेलीफोन डायरेक्टरी दी जाती थी। टेलीफोन डायरेक्टरी में एक तरफ टेलीफोन नंबर लिखे होते थे, दूसरे तरफ वो टेलीफोन किसका होता था और उसका एड्रेस लिखा होता था। जैसे कि आज आपको मालूम है 100 पुलिस का एक नंबर होता है, 101 एम्बुलेंस का नंबर होता है। उसी तरह से एक जमाना था 191 आपका जो था
वो जनरल पब्लिक इंक्वायरी नंबर होता था। एक मूवी आपने देखी होगी, हलचल, हलचल था जो भी था, जिसमें परवेश रावल था, कबीरा स्पीकिंग, एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, शायद हलचल ही मूवी थी। ठीक है, हेरा फेरी, सॉरी हेरा फेरी, हेरा फेरी मूवी थी, जो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें स्टार गैराज और स्टार फिश का नाम ऊपर नीचे लिख गया था। तो पूरी मूवी इस पे बन गई, कॉमेडी मूवी होगी, आप सभी लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे, कई उसके सिक्वल भी बन चुके हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि पहले लोगों, जब से वो मान लीजिए मैं आपके शहर में आया और मुझे पता है कि आयुष गाजियाबाद में रहते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे आयुष का नंबर नहीं पता, उनका एड्रेस नहीं पता, तो मैं 191 पे कॉल करता था और कहता था भाई आयुष नाम के जितने लोग गाजियाबाद में रहते हैं उनका जो भी टेलीफोन नंबर है मेरे को बता दीजिए। 10-12 लोग होते थे, क्योंकि टेलीफोन बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको मालूम है कि आयुष घर में टेलीफोन लगा है, तो आप 191 पे कॉल करते, इंक्वायरी वाला वहाँ बैठा होता, वो तुरंत आपको बताता कि भाई आयुष नाम के 10 लोग हैं, फला वो रहते हैं, ये रहते हैं। ठीक है, तो उससे आपको एड्रेस मिल जाता था। तो टेलीफोन इसमें क्या है कि नाम से टेलीफोन नंबर से, या नाम से टेलीफोन नंबर मिल गया, और अगर नाम पता है तो आप टेलीफोन नंबर पा सकते हैं, अगर टेलीफोन नंबर पता है तो टेलीफोन किसका उसका भी एड्रेस पा सकते हैं। ये इंटरनेट, ये टेलीफोन डायरेक्टरी में होता था। तो उसी तरह एक चीज और है कि हम सब एक आम आदमी, एक चीज आपको इतनी देर से आपको पिछले 3-4 दिन से लगातार कर रहे हैं कि ये कम्युनिकेशन जो है हमारा जो भी हो रहा है वो आईपी एड्रेस के थ्रू हो रहा है, लेकिन हम में से कोई भी आदमी आईपी एड्रेस डाल के काम नहीं करता। हम लोग डालते हैं www.facebook.com, www.whatsapp.com, www.icici-bank.com, तो हम वेबसाइटों के नाम लिखते हैं। इससे कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि हमारे नेटवर्क के अंदर एक ऐसी व्यवस्था है, जैसे मैं वेबसाइट का नाम डालता हूं तुरंत उसके पास जाता है और वो कहता है भैया ये जो आपने वेबसाइट लिखा इसका आईपी एड्रेस ये है, तब कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। तो जो इस काम को करता है उसी को हम लोग डीएनएस बोलते हैं। ठीक है ना, अब डीएनएस ये भी राउटर का काम है। राउटर में कमांड बेस पे होता है, जैसे कि आप लोगों ने डीएससीपी में देखा, और ये आपका इसका हम सर्वर बना के मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो कैसे होगा अभी आप देख लीजिए, ये यहाँ पे मैं इसको डीएनएस बना रहा हूँ, ये वेब सर्वर है। तो मैं डीएनएस सर्वर में जाऊंगा, इसके अंदर भी सॉफ्टवेयर खरीदेंगे और डालेंगे, इंस्टॉल करेंगे, सिंपल। और जैसे इंस्टॉल हो जाएगा, आइकन बन जाएगा, तो सर्विस देखेंगे। इसमें हम जाएंगे डीएनएस सर्वर में, इसकी सर्विस कभी भी ऑन कर सकते हो, मैंने पहले बताया। डीएनएस सर्वर में हमेशा दो चीजें स्टोर होगी। वन इज दैट www.facebook.com सपोज करो। ठीक है, ये वेबसाइट का नाम हो गया, इसका क्या एड्रेस है, क्योंकि आम आदमी ये टाइप करे, इसका एड्रेस ये वेब सर्वर है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10.10.20.15, ये हमने ऐड कर दिया। ठीक है, दिस एडिंग। तो ये एक रिकॉर्ड हो गया, एक वेबसाइट। एक और काम कर लेते हैं, एक ही वेब सर्वर पे कई वेबसाइटें हो सकती हैं। एक मैं और लिख देता हूँ www.alttc.com। ठीक है ना, alttc.com लिख देते हैं और एड्रेस डाल देते हैं सेम एड्रेस, क्योंकि एक वेबसाइट पे एक सर्वर पे कई एड्रेस हो सकते हैं, मैंने ऐड कर दिया। अब हमारे पास दो वेबसाइटें होंगी। अगर मैं, ये हमारा टैबलेट है, अगर मैं इसको डिस्प्ले करता हूं और वेब ब्राउजर पे जाता हूं, ठीक है, जैसे आप वेबसाइट खोलना तो वेब ब्राउजर पे खोलोगे, तो यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ www.kksy.com, जो कि मेरे डीएनएस सर्वर में नहीं है। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस लैपटॉप में, इस टैबलेट में जा रहा हूँ, मैं एक वेबसाइट का नाम लिख रहा हूँ, इसका जो आईपी एड्रेस उसमें डीएनएस आईपी लिखा हुआ, तो सबसे पहले ये डीएनएस वाले के पास जाएगा, कहेगा भैया ये जो वेबसाइट लिखा है इसका आईपी एड्रेस बताओ। फिर वो बताएगा कि ये वाला आईपी एड्रेस है, तो फिर वापस जाएगा, फिर वो यहाँ से इसको ओपन करेगा। अगर, ठीक है ना, तब ये ओपन होगा, इस तरह से ओपन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ kkSY.com, जो कि हमारे डीएनएस सर्वर में सिर्फ मैंने दो वेबसाइटें आपके सामने लिखी हैं। मैं इसको ओके करता हूँ, क्योंकि उसमें से kkSY.com नहीं है, तो फिर हमारा ये जो लैपटॉप, ये थोड़ी देर में कहेगा पता नहीं क्या खोल रहे हो, दैट इज नथिंग वर्क। आप एक बार और चेक कर लीजिए टैबलेट में आईपी एड्रेस क्या है, 20.10, और इसमें 20.10 20.1 गेटवे, इसमें आपका जो है डीएनएस सर्वर 10 है, राइट। ठीक है, अब मैं यहाँ से दोबारा से अगर खोलने की कोशिश करता हूँ टैबलेट से, मैं यहाँ पे लिखता हूँ www.kksy.com, ये जो चीज़ है नहीं मेरे पास में, तो क्या होगा, होस्ट नेम रिजॉल्व कम्युनिकेट क्यों नहीं हो रहा,
इसका आईपी एड्रेस 1010 क्यों आ रहा है, दोबारा से करें 20। अब सही हुआ, पहले जो आईपी एड्रेस था उधर का पड़ा था, इस वजह से ले। अब मैं इसको दोबारा से करता हूँ, खोल अगेन ओपन www.akspy.com। ठीक है, अब ये कह रहा है हॉस्ट नेम और रिजॉल्व, कह रहा पता नहीं क्या लिख दिया तुमने, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं होती, मना कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ www.facebook.com, facebook.com हमारे उसमें अवेलेबल है, यहाँ पे facebook.com, तो जैसे इंटर प्रेस करूंगा दिस इज ओपन, दिस पेज इज ओपन, क्योंकि इसके डीएनएस सर्वर में अवेलेबल है। उसी तरह से एक और भी हमने इसमें लिखा था डीएनएस में, दूसरा वाला कौन सा था डीएनएस में, दूसरा है alttc.com। अगर मैं alttc.com खोल के देखूं, ये तो ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं www.alttc.com, अगर इसको ओपन करेंगे दिस इज ओपन। ठीक है, अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जैसे कि मैं अपने इसमें रियल कंप्यूटर में अब बात करूंगा, थोड़ा सा कुछ पॉइंट होंगे जो आपको क्लियर होंगे। मैं रियल कंप्यूटर खोल रहा हूं अपना, इसके अंदर आप अगर ओपन करके चेक करेंगे, नेटवर्क शेयरिंग सेंटर में जाइए, और इसके अंदर जो आईपी एड्रेस है जो हमने इसको डाल रखा है एलटीटीसी के अंदर, मैं उसके पहले बात करता हूँ। प्रॉपर्टीज में जाते हैं, यहाँ पे आईपी एड्रेस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए ये मेरा रियल कंप्यूटर है, इसमें आप सारे पॉइंट को समझिए, ये दोनों तो आपको पहले समझ में आ गया, आईपी एड्रेस का पार्ट है, दिस इज द पहले ऑलरेडी आप लोग इस चीज को समझ चुके हैं। नंबर 2, कैंपस से बाहर जाना है, दिस इज द गेटवे, राउटर का एक पोर्ट हो गया। ठीक है, और मैंने ही राउटर के पोर्ट पे ही डीएनएस सर्विस की सेवा बहाल की हुई है, तो ये तीसरा हो गया डीएनएस सर्वर जो मेरे कंप्यूटर एलटीटीसी में जो लोग काम करते हैं। ठीक है, अब नीचे मैंने एक और लिखा अल्टरनेट, ये क्यों लिखा है, अल्टरनेट क्यों दिया मैंने, क्योंकि आप अपने कंप्यूटर में दुनिया में तो अरबों वेबसाइट हैं, सारे का रिकॉर्ड नहीं रख सकते, आपके पास नहीं है। ठीक है, तो आपको किसी और डीएनएस का भी सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 वेबसाइटें लिखी, तो आप कितने लिख पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने, और ये अल्टरनेट डीएनएस सर्वर, दुनिया में और भी डीएनएस सर्वर अवेलेबल है जिनको हमें लिखना है, और मैंने यहाँ पे आप यू आर फ्री, ये जरूरी नहीं है कि सरकारी हो, ये आप कोई भी डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने और भी डीएनएस सर्वर डाले, जैसे ये मैंने गूगल का डाला, मैंने गूगल का डीएनएस सर्वर का आईपी होती है, सभी को पता होना चाहिए। एक होता है आपका 4.4.4, क्योंकि हमें सबको मालूम है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो सर्च इंजन है गूगल है। गूगल ने अपना डीएनएस सर्वर बहुत सारे बना रखे हैं, 12 के आसपास डीएनएस सर्वर है गूगल के। ठीक है, जिसमें से कुछ डीएनएस सर्वर है जो आपको याद होना चाहिए, 8.8.4.4 है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे डाला है। ठीक है ना, 4.4.8.8 है, ये सब गूगल के डीएनएस सर्वर है। अगर यहाँ पे मेरा आईपी एड्रेस नहीं है तो वही इसके पास जाएगा, पहली बार में टाइम लगाएगा, लेकिन वहां से लेके आएगा, और एक बार लाएगा तो आपकी अपने वाले डीएनएस में भी ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है, ऑटोमेटिक उस चीज को रिकॉल कर लेता है, स्टोर कर लेता है। इस तरह से हम डीएनएस सर्वर से हम लोग काम करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं, क्या क्वेश्चंस किया आपने, हाउ मेनी वेबसाइट कैन बी रिटेन इन वन डीएनएस सर्वर, डिपेंड ऑन योर सॉफ्टवेयर वॉल्यूम, आपके सॉफ्टवेयर का वॉल्यूम क्या है, कितना पैसा दे रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है, और नॉर्मली जो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है, जो मेरे पास जो डीएनएस हमने यूज किया है एलटीटीसी के अंदर, उसके अंदर 1 लाख के अराउंड साइटें स्टोर हो सकती है, क्योंकि ठीक है, पैसे के ऊपर डिपेंड करता है, पैसा जितना खर्चा करोगे उस हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज द डीएनएस, और डीएनएस जरूरी नहीं है कि आपके उसी कैंपस के अंदर हो, कैंपस के अंदर नहीं है तो गेटवे में डाल दीजिए। अब जैसे ये हमारा इस साइड का है, ये हमारा जो कंप्यूटर है, इसमें पहले हमने राउटिंग प्रोटोकॉल चेक कर लेते हैं, काम कर रहा तो मैं यहाँ से भी चेक करा सकता हूँ, काम कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये मेरा जो कंप्यूटर है, इसके अंदर जो मैं आईपी एड्रेस है यहाँ पे मैनुअली अभी डाल देता हूँ, ये 10.10.10. मान लो 5 कर देते हैं, 255.255.2550, ये दूसरे का है, बाहर का, मतलब एनआईटी का है। वहां अगर डीएनएस, उसका डीएनएस सर्वर भी मैं इधर के डाल लूंगा ना, तो भी वो यहाँ से पता करके खोल लेगा, वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, गेटवे 10.10.1, यहाँ पे मैं डीएनएस सर्वर जो अवेलेबल है हमारे इस नेटवर्क के अंदर, जिसके अंदर हम जिस डीएनएस सर्वर पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमारा ये तो सिम्युलेटर है, तो यहाँ पे जो डीएनएस सर्वर है, तो ये मैं भी आईपी यहाँ पे लिख दूं अगर 10.10.20.10, ठीक है,
तो अब मैं अगर यहाँ से इस कंप्यूटर को अगर मैं वेबसाइट खोलने की कोशिश करूँ www.facebook.com, तो सबसे पहले क्या होगा, मेरा ये जो कंप्यूटर है बाहर से निकलेगा, क्योंकि सबसे पहले ये कहेगा भाई ये तो उस आईपी पे जाना है, तुरंत पता चल जाएगा। पहले इस आईपी के पास जाएगा, उससे आईपी एड्रेस लेगा, फिर ओपन करेगा। तो वही देखने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, वो करते हैं। दिस इज ओपन, थोड़ा टाइम लिया क्योंकि इतनी देर में जाने आने में, हालांकि मिली सेकंड में होता है, फिर भी टाइम लिया, दैट विल बी पॉसिबल। ठीक है, तो दिस इज द डीएनएस। ओके, तो ये यहाँ तक मैंने कैंपस में आपको अगर अपने बिल्डिंग में, ऑफिस में, कहीं भी नेटवर्क या पूरा इंटरनेट कराना है, वाईफाई कैंपस बनाना है, तो सबसे पहले आपको एक राउटर लेना पड़ेगा। दूसरा, आपको जो भी आईएसपी कंपनी है उससे लीज लाइन के तौर पे बैंडविड्थ खरीदनी पड़ेगी, 100 एमबीपीएस 200 एमबीपीएस। ठीक है ना। तीसरी चीज, आपको कुछ लाइसेंस में ट्रिपल ए सॉफ्टवेयर भी खरीदना पड़ेगा, जिसके अंदर ये सारी फैसिलिटीज हो सकती हैं, राउटर के अंदर भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली जब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है तो हम राउटर को नहीं लोड देते, हम अलग से ट्रिपल ए सॉफ्टवेयर जो मैंने अभी आपको बताया उसी के अंदर ही इसको भी मैंने खरीद रखा है। ठीक है, अब यानी कोई क्वेश्चन या डाउट या मन में आ रहा हो, प्लीज आस्क। दिस इज द पार्ट इज ओवर फ्रॉम द नेटवर्किंग सेशन। अब आपके पास जो सेशन होना है, एक तो डीएससीपी का सेशन होना है, सॉरी डिजिटल फोन का, और दो सिक्योरिटी के सेशन होना, जिसपे आपका अगर 4 वीक के आप में से जो लोग हैं वो उनका रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। 2 वीक वालों का खाली एक और सेशन रह रहा है, वो अपने आप पढ़ लेंगे उस दिन, जिस दिन ट्यूजडे से मैं क्लास करूंगा, तो उसमें आप लोग कर सकते हैं। एनी कोई क्वेश्चन, एनी कोई डाउट, यू कैन आस्क। होपफुली कि नाउ मीनिंग ऑफ द डीएससीपी डीएनएस इज क्लियर। आप लोग इसे बनाएंगे, ठीक है ना, और इसको मुझे दिखाएंगे। यस, प्रभाकर कश्यप, आपने क्या लिखा है? डीएनएस सर्वर इज ए कंप्यूटर सर्वर दैट कंटेन ए डेटाबेस ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस एंड देयर एसोसिएट होस्ट। बिल्कुल, अब तो टेक्निकली अब लिखो, पढ़ के भी अच्छा लगेगा कि हमने जो लिखा उसका मतलब क्या है, राइट। ठीक है ना। हाँ, हाउ बीपीएन वर्क? बीपीएन इज नथिंग। बीपीएन तो बेसिकली क्या है कि वो जो ट्रिपल ए सर्वर है ना, बी लैन, बीपीएन का दूसरा नाम है बी लैन, जो मेरा लास्ट सेशन है। ठीक है आयुष, दिस इज द लास्ट सेशन बीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहिए या वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क कहिए, बी लैन। ठीक है, तो वो मेरा लास्ट सेशन आपके कोर्स में है। तो जब मेरा तीसरा सेशन होगा, पहले 2 सेशन तो मैं एचसीएल और वो कराऊंगा आईपी फोन, जो लास्ट सेशन होगा वीलैन, और वीलैन के साथ जो अगर 6P का कोई अच्छा प्रोजेक्ट बना भी रहा होगा तो मल्टीपल डीएससीपी का भी है, वो भी कर सकता है। तो वीलैन इज नथिंग, वो लास्ट सेशन है, जिस दिन वीलैन हो जाए समझ लेना बीपीएन और वीलैन दोनों एक ही शब्द है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, और कोई कुछ और अभी तक जितना किया उसमें कोई डाउट मन में, क्वेश्चन या कोई भी सवाल आपके दिमाग में आ रहा, पूछ लीजिए, क्योंकि कई सब लोग खा पी के सोने ही वाले होंगे। वैसे भी तो इंजीनियर निशाचर अब सोएगा तो है नहीं, या तो पेपर की तैयारी करेगा या तो फिर मोबाइल पे लगेगा, कुछ और तो करेगा नहीं। सही बोल रहा हूँ ना? क्यों भाई पीर, खाना वाना खा लिया नहीं खा लिया?